लेकिन शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फार्मर मूवमेंट है ये वेस्टर्न यूपी से शुरू हुई। डोमिनेंट फार्मिंग क्लास इसका पार्ट होंगे, उसकी एक लीडरशिप होगी। और टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन को नई फार्मर मूवमेंट के तौर पर गया है। अभी भी आप लास्ट जो हमारे फार्म के कानून के बिल थे उसमें भी बीकेयू का बहुत बड़ा रोल था। तो यानी कि राज्य रायता संघा, उसको आप गूगल करके पढ़िए, और साथ में शेतकारी संगठन इन महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज की डेट में तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब बेल्ट में भारतीय किसान यूनियन का है रोल। और इसकी जो इंस्पिरेशन है बीकेयू की, वो चौधरी चरण सिंह से हुई। लेकिन जो लीडरशिप है वो चली गई आगे चल के महेंद्र सिंह टिकैत के हाथ में। उनके बेटे हैं अभी राकेश टिकैत और बाकी लोग हैं। बीकेयू कहा जाता है कि 1978 में बनी, 1978 में बनी, और उसके पहले ऑफिस बेयरर्स जो थे वो हरियाणा से ही थे। पब्लिक विजिबिलिटी आएगी अगले 5-7 सालों में। एजिटेशंस करेंगे ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ा दिए थे। लीडरशिप शुरू में कहा जाता है कि भारतीय किसान यूनियन की शुरू की लीडरशिप जो है, एक प्रोफेसर या चौधरी सुखवीर सिंह थे, एक लीडर थे सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह एक खाप खाप जैसे खाप पंचायत के लीडर थे। और वो अगर हम फैमिली रिलेशन में जाएं तो टिकैत की जो डॉटर थी उसके फादर इन लॉ थे। लेकिन बाद में टिकैत ने लीडरशिप उनके हाथ से ले ली, सुखवीर सिंह जी के हाथ से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इसमें माना जाता है शामली, एक स्थान है, एक जगह है शामली। शामली में उन्होंने पावर हाइक के अगेंस्ट जो सक्सेसफुल एजिटेशन किया था, तकरीबन 5 लाख फार्मर्स ने उसका घेराव किया था, जैसे अभी आपने नोएडा और यहाँ देखा था। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया रेट। इससे जो है महेंद्र सिंह टिकैत को एक नेशनल फिगर के तौर पे और एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे कुछ हद तक लेजिटिमेसी बन गई। लेकिन जो टिकैत साहब थे उन्होंने सारे नेताओं को गलत माना, डिसमिस किया, सिर्फ चौधरी देवीलाल जी को छोड़ के। उन्होंने चौधरी देवीलाल को सिर्फ एक सही जन नायक माना, बाकी सबको उन्होंने कहा कि फर्जी हैं, गलत हैं। और इसीलिए अपनी एक लीडरशिप, अपनी एक जो है एक नई शुरुआत हुई। तो बीकेयू में ये बात जाननी है, जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन इरिगेशन जो है वो इसके कोर में है। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन इस एरिया में हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इरिगेशन भी चाहिए। और इसीलिए एंटी पावर टैरिफ, एंटी पावर या एंटी टैरिफ एजिटेशंस हुए। और एंटी अर्बन पॉलिटिक्स भी उनका एक हो रहा है। चरण सिंह ने जो है, चौधरी चरण सिंह जी ने एंटी अर्बन पॉलिटिक्स को बढ़ाया। और पहले आप कह सकते हैं कि बीकेयू जो है वो पेड मेंबरशिप, लाइफ पेड मेंबरशिप और एनुअल मेंबरशिप के तौर पे चली। बाद में उन्होंने नीड बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है फंड रेज करने शुरू किए, जब जब एजुटेशन प्लान किए गए। और जो है लेवी भी लगाया गया, मतलब लेवाई लगाया गया। यानी कि जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने अपने सपोर्टर्स से चंदा उठाया, जैसी उसकी लैंड होल्डिंग्स है। जिस प्रकार से लैंड होल्डिंग्स हैं, ड्यूज जो है वो कैश या काइंड में ही पे किए गए।
बीकेयू के यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, एग्जीक्यूटिव कमिटीज हो सकती हैं विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कमिटी जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स के उससे चलनी चाहिए, लेकिन अक्सर लीडर साथ बैठ के हुक्का पानी पीते हुए किसी का नाम नॉमिनेट कर दिया, ठीक है जी। फिर ऐसे ही आप एक स्टेट के बाद इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के बारे में सोचिए, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये उसका मेन वो था। फिर उसके बाद जो उनकी डिमांड्स थी वो उन्होंने ओरली रख दी, हर बार चार्टर रखेंगे वो ओरली, और अपनी बातों को पुटअप करेंगे। उनकी डिमांड्स अगर हो गई हैं तो भाई ठीक है। अब उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, जैसे उन्होंने उस टाइम में मांगा कि महिलाओं के लिए हर गांव में या घरों में टॉयलेट भी होने चाहिए, उन्होंने ये भी माना। विलेज एजुकेशन को बढ़ाओ, ये भी उन्होंने मांगा। उसके बाद स्कूल का सिलेबस जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अर्बन लाइफ को ना सिखाए, वो नॉन अर्बन इंडिया को भी रिप्रेजेंट करे। लेकिन बीकेयू जो मेंबर्स थे, यानी कि वो एग्रीकल्चर और अर्बन और रूरल रिलेशंस को हाईलाइट कर रहे थे, ठीक है ना जी। ये अब चीजें कहाँ रिप्रेजेंट की गई, ये चीजें सीएसीपी तक भी रिप्रेजेंट की गई। सीएसीपी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है जो, और बाद में इनकी डिमांड्स में ये भी है कि भाई हमें जो है सरकार से मिनिमम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा मिले, और फार्म प्रोड्यूस एक राज्य से दूसरे राज्य पे जो रोक है कुछ हद तक कि यहाँ नहीं जा सकता, ये कुछ सिस्टम रेगुलेशंस हैं, उनको भी बंद किया जाए, और गारंटीड सप्लाई की जाए बिजली की भी। और उसके अलावा सारे के सारे जो हमारे ड्यूज हैं या सारे के सारे जो हमारे पेंडिंग लोन्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। 55 साल से ऊपर जो भी किसान है उसको एक पेंशन दी जाए। आज अगर आप सोचते हो तो कुछ में से कुछ बातें ऑटोमेटिकली पूरी हो रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान चला है, किसान सम्मान निधि चल रही है, उसके बाद एमएसपी भी मिल रहा है, उसके बाद आपका फर्टिलाइजर और यूरिया की बात भी है। तो जाट जो बेल्ट है ये इसकी मेन सपोर्टर थी, लेकिन जाट जो है आप उसको इजीली 4 वर्ण जो 4 वर्णा मॉडल है, यादव भी इसके सपोर्टर है, जाट भी हैं, और क्षत्रिय भी मानते हैं अपने आप को वो। तो टिकैत जो है वो टिकैत हो गए, बालियान, मतलब जैसे अब एक एक बालियान भी जाट होते हैं, तो अलग अलग कम्युनिटीज का अलग अलग वो है। तो टिकैत साहब को लेकिन हमें कहना चाहिए कि पंजाब जो एरिया है, जो ये वेस्टर्न बेल्ट वाला, वेस्टर्न यूपी के बेल्ट वाला, इसमें उन्हें माइनॉरिटी यानी मुस्लिम सपोर्टर्स भी मिले। अब टिकैत साहब चाहते थे कि कम्युनलिज्म में ना फंसे, और हर रैली के अंदर इसीलिए जो है साथ में उनके एक इमाम साहब भी खड़े होते थे, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलते थे। अल्लाह अकबर भी कहते थे, हर हर महादेव भी कहते थे। टिकैत जो है वो टिकैत साहब ने जो है मुस्लिम माइनॉरिटी का जो कॉज था उसको हमेशा प्रमोट किया, और कोशिश की कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एकदम जुड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि लार्ज स्केल जो रूरल वोट बैंक है बीकेयू का वो मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब ऐसा हो भी पाया, अभी हो रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो बीकेयू कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड एकदम मतलब स्ट्रक्चर्ड आप जिसे कहें। सारे के सारे यूपी में भी नहीं है वो। यूपी बहुत बड़ा स्टेट था और है, उत्तराखंड के पहले भी बहुत बड़ा स्टेट था, लेकिन बीकेयूज इन्फ्लुएंस जो वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है। बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, ये जो बेल्ट है वेस्टर्न यूपी की, यहाँ पर जो है रीजनल डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, गुड़ है फेमस, कभी गुड़ है कभी गन्ना है। तो वेस्टर्न यूपी ने जो है प्रोग्रेस जो अचीव की वो बाकी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक यदि की तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन और इन सब कारणों से की। तो इसीलिए जो है कैनाल इरिगेशन, ब्रिटिश टाइम में थोड़ा कम टैक्सेशन,
उसके बाद जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम में जमींदारी एबोलिशन के बाद लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन। उसके बाद जो है हमने पढ़ा अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज, मोर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो सारे जो यूपी के, जो वेस्टर्न यूपी के हाउस होल्ड है, वो लैंड तो कल्टीवेट करेंगे थोड़ी या ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड हो जाएंगे। अगर हम सोशियोलॉजिकल एंगल से बोलें तो लैंडलॉर्ड नहीं हो गए, लेकिन जो है जैसे टिकैत साहब खुद भी क्या थे, वो सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसे कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे। शुगर केन और व्हीट उगाना है, शुगर केन मिल्स उनको खरीदेंगी और उनके बाद मिल्स उनको पैसे देंगी। इसका भी एक बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस आज तक चल रहा है। केस आई मीन टू से ये इशू है कि फार्मर्स को जो वो है, फार्मर्स को जो कहना चाहिए मुझे कि जो पैसे मिलने चाहिए शुगर केन के, वो भी मिलके अब तक राजी नहीं है। उसके लिए भी जब चुनाव आते हैं तो बातें उठती हैं, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है। एग्रीकल्चर लेबर भी है, और उसके बाद जो है हायर्ड लेबर भी माना जाएगा इसके अंदर। लेबर इंटेंसिव वर्क भी है बहुत ज्यादा, आपको पता है, और हार्ड वर्क है। तो स्मॉल फार्मर जो है वो भी हायर करेंगे एग्रीकल्चर लेबर, लेकिन कुल मिला के धीरे धीरे इंसेंटिवाइजेशन खत्म होता चला। अगर हम बात करें विलेजेस के अंदर जो है एक अशांति, एक असहिष्णुता फैलती चली गई। जो पैसे मिलने चाहिए वो कम होते चले गए समय के साथ, और आज की डेट में भी वो डिमांड चल रही है। ठीक है, तो यानी कि हरिजन और वाल्मीकि या जो दलित समाज है वो लैंडलेस ही है, वो लैंडलेस ही है, लेकिन वो न्यूमेरिकली जाट और गुजर से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनके पास अधिकार नहीं है। ऐसा हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। लेकिन अब कहने वाली बात यह, ऐसी इन पे स्टडीज भी हुई, गुप्ता जी ने स्टडी की और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने भी स्टडी की। ठीक है, और धीरे धीरे बीकेयू को साउथ इंडिया या बाकी जगह से जो लीडर्स आए, जैसे एक लीडर थे सी नारायण स्वामी नायडू, एक बहुत ही वेटरन फार्म लीडर हैं सी नारायण स्वामी नायडू। तो सी नारायण स्वामी नायडू जी ने जो है आए वो, और उन्होंने बीकेयू के आइडियाज को उनको समझा और फार्मर लीडर्स को इकट्ठा किया, और बर्निंग इश्यूज को जो सोसाइटी, पेजेंट सोसाइटी जो फेस कर रही है, उन्होंने उसको समझने की कोशिश की। तब उन्होंने एक इंडियन फार्मर एसोसिएशन बनाई, जिसको हिंदी में कहा गया भारतीय किसान यूनियन। यानी कि एक पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, और इस पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन से और भी इस नाम की एक दो ऑर्गेनाइजेशन बनी। हरियाणा में जो है राव हरलाल सिंह, हरियाणा के एक लीडर थे राव हरलाल सिंह, और नहीं हरियाणा के तो नहीं कहना चाहिए मुझे, उनको बाहरी दिल्ली के थे वो। कंझावला एक गांव है, कंझावला, तो कंझावला गांव के वो लीडर थे। उसके बाद 1986 तक सिसौली गांव जो है, ये महेंद्र सिंह टिकैत का जो गांव है सिसौली, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, ये 16 लीडर बन गए। कोई फॉर्मल टाई इनके बाकी से नहीं रहा। तो ट्रेड यूनियन है ये, और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉन पॉलिटिकल और सेकुलर बॉडी के तौर पे इसको देखा जाता है। इसका काम है सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक चेंजेस लेके आना और डेवलपमेंट करना रूरल कम्युनिटी का। अब इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है एक तरीके से, उन्होंने जो बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये लिखा गया कि कोई भी पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी की कोई पोस्ट नहीं लेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं रहेगा, सारे फार्मर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली राकेश टिकैत पूरे राज्यों में घूमे, मैं कभी वो कर्नाटक में भी हैं, कभी वो बंगाल में भी हैं, कभी वो हर जगह हैं, लेकिन एरिया यही रहा शुरू से। फार्मर जो है वो एक मेंबरशिप पे करेगा, जिस हिसाब से उसकी लैंड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ऑफिस बेयरर्स होंगे, ट्रेजर होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ऐसे करके एक पूरा सिस्टम बना दिया इन्होंने। स्टेट कमेटी होंगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज होंगी। अब कमाल की बात यह है कि क्या इसमें फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन कितना है। सोचने वाली बात यह है कि वो क्या वाकई यूथ भी इससे अब जुड़ा हुआ है। आप समझे हैं? ये सारी बातें सोचने वाली हैं कि ऑफिस बेयरर्स कौन है। जैसे कर्नाटका का मैंने आपको एग्जांपल दिया, राज्य रायता संघ,
और महाराष्ट्र का है शेतकारी संगठन, वो भी इन्हीं लाइंस पर चले। लेकिन बीकेयू का मेन काम है फार्मर्स को मोबिलाइज करना और उनके इकोनॉमिक्स को बढ़ाना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। पहले एजेंडा था वो रेट, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, आपको पता ही है, हर बार होता ही है। लेकिन धीरे धीरे एमएसपी भी आ जाएगा, धीरे धीरे बाकी चीजें भी इसमें आ जाएंगी। और ग्लोबलाइजेशन, तो डंकन ड्राफ्ट है, एक है डंकन ड्राफ्ट WTO। आप WTO और भारतीय किसान यूनियन को जब आप गूगल करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ आइडिया मिलेंगे। तो ऐसा भी हुआ, ये चीजें भी दिखाई देने लगी। तो टिकैत जो है, अभी तो कहें, अभी आप रिसेंट देखोगे तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इन्हीं की डिमांड्स के ऊपर चल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज को ये सपोर्ट भी करते हैं, अपोज भी करते हैं। ये मोर ऑफ अ प्रेशर ग्रुप बन गया एक तरीके से हम कह सकते हैं। टिकैत चुनाव के लिए भी शायद खड़े हुए हैं, नहीं हुए, आई डोंट नो। लेकिन बीकेयू का अभी रोल है। बीकेयू ने अभी रिसेंटली जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा यहाँ तक नोएडा गाजियाबाद का जो बॉर्डर था उसको बंद कर दिया, यहाँ पे जैसे सिंघू बॉर्डर पे किया था। तो ये है कि रूरल पीपल को वैल्यू मिले, उनको बैकबोन उनको माना जाए, उनको पावर दी जाए, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। दीपांकर गुप्ता एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा है इसके बारे में। दीपांकर गुप्ता साहब ने कहा है कि बीकेयू जो है वो बाकी कंटेम्प्रेरी फार्मर मूवमेंट की तरह जो है सिंगल प्रोंग नहीं है, लेकिन उसके मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा है और उसके फ्यूचरिस्टिक कुछ एक्शन भी हैं और पावरफुल स्लोगन भी है। जैसे उसका एक तरीके से जैसे भारत वर्सेस इंडिया की बात होती है बार बार, भारत जो है इंडिजिनस इंडिया हो गया, गांव हो गया, और इंडिया जो है वेस्टर्नाइज वर्जन हो गया। और ये दिखाता है कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब तो गर्ल एजुकेशन, ये सारी चीजों पर भी फोकस करता है वो। लेकिन जो रियल कॉन्ट्राडिक्शन है लैंड ओनर और लैंडलेस, या फिर आप कहिए एग्रेरियन समाज और बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उसको भी उठाने की बात करता है। तो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, लेकिन फार्मर मूवमेंट जो है सारे के सारे रूरल क्लास को, सारे स्ट्रेटा को, सारे समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसी स्टडीज की गई, जैसे एक लिंडबर्ग, उन्होंने बहुत पहले स्टडी की थी, अब तो खैर बहुत आसानी से और चीजें हो जाती हैं। तो उन्होंने भी लिखा कि ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के कुछ बेटर प्रोस्पेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और दूसरा, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन की तरह है, तो इसके प्लस भी हैं, मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा है, और बाकियों के साथ अब तो इंटरमिंगलिंग भी होती है। कुछ इसे कहते हैं कि भाई ये बीजेपी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी की बी टीम है, इस तरह की बातें भी हुई। और ऐसा भी कुछ का कहना है कि ये तो आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं किसकी, कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड्स की। ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि कहा भी गया था, उत्साह पटनायक ने ऐसा कहा कि भाई ये आम किसान कहाँ है, आम नहीं है, ये तो लैंडलॉर्ड की क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज के नाम के ऊपर जो है एक प्रिस्टीन भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजिंग एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना करते हुए और जो है एक मतलब फैमिली ने कंट्रोल कर लिया, और या लगा लीजिए एग्रेरियन रेडिकलिज्म तो जरूर है। एक तरीके से जोर जबरदस्ती भी वो कहती हैं कि भाई ये जोर जबरदस्ती दिखाते हैं, सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। ये एंटी इंडस्ट्रियल है, एंटी स्टेट है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज को बढ़ाने की बात करती है। फिर उसके बाद एक और हमारे साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट जोया हसन भी क्रिटिकल है बीकेयू के। वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाता है भाई बीकेयू तो कास्ट, क्लास और आइडियोलॉजी में। प्रेजेंट के ग्रेवेंसेस को उठाने की बात करता है, लेकिन सारे प्रेजेंट्स के ग्रेवेंसेस तो नहीं शो कर रहा है वो। मैक्सिमाइज रिटर्न चाहिए मार्केट इकोनॉमी से, वो एस्पिरेशंस को शो कर रहा है, वो एक ग्रुप के असर्टिवनेस को शो कर रहा है, लेकिन क्या वो सबको लेके चल रहा है? तो रिच और मिडिल पेजेंट तो ठीक है,
लेकिन बैकवर्ड का क्या होगा? बैकवर्ड को तो सपोर्ट और बैकवर्ड को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वाइड पब्लिसिटी मिली है मीडिया के द्वारा, बीकेयू को मिल भी रही है, और पॉलिटिकल एजेंडा भी इनके हैं इनडायरेक्टली। लेकिन ये कंसर्न जो है वो जब तक रियलिस्टिकली पब्लिक कंसर्न नहीं बनेंगे, या हैं भी तो जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलोगे। वुमेन को भी लेना पड़ेगा, बैकवर्ड वुमेन को भी लेना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। और बताइए। सर थोड़ा सा संगम मूवमेंट के बारे में और हाँ? संगम मूवमेंट को और एक्सप्लेन करें। संगम एक बार आप सर्च करना, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। संगम भी ऐसे ही है, ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो जस्ट लेट मी नो, आई फाइंड एंड गेट इट फॉर यू, मैं करके उसको आपको दे दूँ। और बताओ। तो अब हम बात करते हैं कि जो इश्यूज हैं, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें तो मैंने बताई दी हैं, लेकिन फिर भी अग्रेरियन रिलेशंस और सोशल स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो कुछ इश्यूज भी हैं जो इशू दर्शाते हैं कि नए इशू क्या निकल कर आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नया इशू निकल के आया है, नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड एक निकल के आया है, लैंड एक्विजिशन एक निकल के आया है। ठीक है ना, ये चीजें निकल के आई हैं। अब इंडिया के टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जोधका साहब ने जब लिखा था एक बार कि विलेज इकोनॉमी और किसान को पहले जो है सेलिब्रेट किया जाता था लार्जर नेशनल कल्चर में, भारतीय किसान। एक जमाना था जब आपके गाने बनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की वो जो है खत्म हो गई। अब सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी हमारी हो गई। स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट का दबाव है वो ना हटाते हुए हुआ। काश ऐसा होता कि पूरा स्ट्रक्चरल चेंज आता तो बात और थी। तो अभी भी आप कह सकते हैं अराउंड 50% के आसपास एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर में है। जीडीपी जबकि आपका 10 से 15% के बीच में दे रहा होगा वो। इससे जो है प्रोडक्टिविटी दिखाई देती है, एग्रीकल्चर की डिक्लाइन हो गई। रिच स्टेट जो पंजाब जैसे स्टेट है वो भी क्राइसिस स्टेट के नाम पे जाने लगे, और ये क्राइसिस जो है वो लार्जर डेवलपमेंट एजेंडा को भी दर्शाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी सब कुछ दर्शाती है। अब आज आप ही देख लीजिए, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो सरकार अग्निवीर नाम की स्कीम लेकर आई है। इवन आर्मी में किसान पहले रिक्रूट होके जाता था तो उसको लाइफ की सिक्योरिटी आई मीन टू से लाइफ टाइम पेंशन और उसको एक सिक्योरिटी थी। अब सरकार ने बोला है भाई 4 साल, और उसके बाद आपको सीएपीएफ में प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद आपको जो है एक ऑनरेरियम भी दिया जाएगा। ये भी किसानी से जुड़ा हुआ है। ये सब एक बहुत ही ट्रबुलेंट टाइम्स हैं। मॉडर्न विजन को यदि अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना है तो इन स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को जनहित और जन जन तक जोड़ना होगा, तभी मेजर इश्यूज को हम एड्रेस कर पाएंगे। तो फार्मर मूवमेंट जो है ऐसी कोई फार्मर मूवमेंट तो चल नहीं रही किसी चीज के खिलाफ भी, एकदम डायरेक्टली चल रही हो। विलेज भी अब जो है एक तरीके से डिसइंटीग्रेटेड यूनिट बन चुका है। क्या है, बाकी चीजें भी हुई हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे आप नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा वैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। न्यू मोड ऑफ कल्टीवेशन यूज हो रहे हैं, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुराने और नए का मिक्स है। पॉलिटिकल रोल दलित्स का बढ़ रहा है, लोकल कम्युनिटी से वो अलग हो रहे हैं। नए तरह के कमर्शियल और कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर आइडियाज आ रहे हैं। ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम टूट चुका है, और एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रीकल्चर यूज भी बढ़ रहा है। आप चलो दिल्ली हरियाणा चलो, आप रोड के साथ साथ वाली जितनी जमीन थी, खेती जहां होती थी, वो सब की सब अब फैक्ट्रीज में या फिर वो किस तरीके के कमर्शियल यूज में आ गई है। एवरेज लैंड होल्डिंग भी डिमिनिश हो रही है एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास।
स्मॉल फार्मर पीछे रह गए हैं, इसीलिए रूरल लैंडलेस पीपल हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट फेल भी हुए हैं, जैसे SCZ वो नहीं हो पाया, या फिर मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार देखिएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, वो भी ढंग से नहीं चल पाया। स्टेट का रोल है, लेकिन क्या स्टेट और सेंटर में इतना कोऑर्डिनेशन है? अकॉर्डिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर दैट द बेस्ट बेनिफिट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड गिवन टू द रूरल क्लास। भैया आया था ना आपका ये राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, लार करके फुल फॉर्म होना चाहिए इसका। उसमें गाइडलाइन थी Yes, sir. कि कैसे प्राइवेट कंपनीज को आप लैंड देंगे, वो तो वापस करना पड़ा। तो डेवलपमेंट एजेंडा हमारी इकोनॉमी में, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम मूव जब कर रहे हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओके, पार्था चैटर्जी साहब ने इसको एक्सप्लेन भी किया था। पार्थ चैटर्जी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, और एक फ्रेमवर्क है, आप कह लीजिए इंडियन कैपिटलिज्म का भी, और वो डेवलपमेंट एक मॉडल है जिसमें एक तरीके से कोई एक्टिव रिवोल्यूशन तो हुई नहीं है, पैसिव रिवोल्यूशन चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्लेम तो किया हम सोशलिज्म की तरफ चलेंगे, लेकिन हमारा सोशलिज्म जो रशियन सोशलिज्म या फिर जो चाइनीज सोशलिज्म उससे डिफरेंट है, क्या रहा है, इंडियन सोशलिज्म हो गया ये। और हमने मॉडर्नाइजेशन को परस्यू किया प्लानिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। पॉलिटिकल एरिया में इलीट का डोमिनेशन रहा है, डोमिनेंट क्लास हटाई नहीं गई, उसको ओवरथ्रो नहीं किया गया। लैंड रिफॉर्म जैसा हमने पढ़ा, हाफ हार्टेड हुए वो। डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू सर्टेन थिंकर्स इन इंडिया इज नॉट अ रियल रेवोल्यूशन। लेकिन डेमोक्रेसी तो आई हमारे यहाँ, यूनिकनेस है डेमोक्रेसी की वजह से, हमारी डेमोक्रेसी की वजह से पॉपुलर एवेन्यू खुले, कैपिटल और वेलफेयर मेजर्स, कैपिटल एक्यूमुलेट हुई थोड़ी बहुत लोगों के पास, हाउस होल्ड सेविंग हमारे यहाँ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। लेकिन मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो भी हुआ, कमाने वाला यानी कि जो फार्मर है, वो प्रोड्यूसर जो है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और जो फाइनल मार्केट प्रोडक्ट है, उसमें इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। यानी कि डेमोक्रेसी एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स दे हैव सपोर्टेड द एलीट क्लास, हेजिमोनी रह गई एलीट क्लास की, और पुअर मासिस का कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि कंडीशन उस टाइप की थी कि उन्हीं का वो हुआ, बाकियों को मौका नहीं दिया गया, या बाकी कंडीशन पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी आपके जो बड़े बड़े मार्केट सेंटर्स हैं, चाहे वो मिर्ची का मार्केट हो तेलंगाना में, चाहे फिर वो नासिक लहसुन हो, प्याज हो, या फिर आपकी फार्म प्रोड्यूस के बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिवली ऑलवेज मैनेज्ड। आपको APMC एक्ट का भी पढ़ना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग APMC में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप उनको देखिए, और उनको आप जो है ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद उसको आप जो है मॉडर्न प्रोडक्शन, उसके बाद उसको जो है आप फार्मर की इनकम से जोड़िए। बिहार में मंडियां खत्म हो गई, मंडियां खत्म होंगी तो मंडी सरकार की थी, बेसिकली सरकार उसको प्रमोट करती है। अब डायरेक्ट किसान, यहाँ भी ये तीन कानून भी यही कह रहे थे कि मंडी की जगह आपको डायरेक्टली वो हो जाएगा, पर किसान तैयार नहीं है। तो हमें केयरफुली समझना पड़ेगा कि क्या मॉडर्न आइडियाज, मॉडर्न डेवलपमेंटल जो कंडीशंस हैं, वो प्रो फार्मर हैं कि प्रो बिजनेस है। ओके, प्रो फार्मर हैं कि प्रो बिजनेस है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है? ऐसा एक राइटर हैं मिस्टर कोहली, उन्होंने भी इन आइडियाज को उठाया 2007-8 के आसपास। तो ये चीजें अब आपको हमें समझनी पड़ेगी, स्ट्रक्चरल कंपनशंस हैं हमारे उसमें। अब बात हो रही है भाई कोल्ड स्टोरेज भी बनाएंगे, अब बात हो रही है कि किसानों को एक फ्री मार्केट उनको एक दिया जाएगा, एग्री बिजनेस आप कह सकते हैं इसको।
एग्री बिजनेस आज की डेट में बहुत प्रमोट किया जा रहा है, एग्री बिजनेस। लेकिन अगर लैंड का ही अगर किसान के पास से अधिकार छिन गया तो उसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। अगर उसको एडवांस टेक्नोलॉजी चीप रेट पे मिलती है और वो अपनी लैंड पे खुद ही चीजों को मैनेज करता है और उनको कंट्रोल करता है तो बात और है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ नेगेटिव्स भी बताए गए हैं। इट इज एप्रोप्रिएशनिज्म, एक तरीके से एप्रोप्रिएशनिज्म। क्यों कहा गया इसको एप्रोप्रिएशनिज्म? एप्रोप्रिएशनिज्म of you can say resources, methodologies, so that optimum level of output can be maintained. इसमें वर्ल्ड बैंक की भी आप मदद ले लोगे, एफएओ की मदद भी ले लोगे, इंडिया इजराइल के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है एक तरीके से, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया जा सके और टाइमली चीजों को किया जा सके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप गूगल करेंगे तो क्या रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, बिग बास्केट, क्या इन लोगों ने डायरेक्टली प्रोक्योर किया है? क्या फार्मर्स को उनका रेम्यूनरेशन अच्छे से मिल रहा है? क्या फार्मर्स के, जैसे पेप्सी का एक केस बड़ा फेमस हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले तक, कि पेप्सी ने कुछ मतलब फार्मर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज हैविंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंड they were supposed to give the special potatoes to Pepsi, लेकिन when the contract was over, company was not even allowing them to harvest and to grow those potatoes. The court has to be intervened. तो यानी कि बड़े फार्मर्स के लिए बात थोड़ा डिफरेंट है, छोटे फार्मर्स के लिए बात बड़ा डिफरेंट है, लेकिन फायदा होना चाहिए। अब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि इस प्राइस के ऊपर मैं आपको दूंगा। दूसरा क्वालिटी, ये क्वालिटी दूंगा और इतनी क्वांटिटी दूंगा और इतने टाइम में दूंगा। एक तरीके से इंटीग्रेशन हो गया, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। एक डिफरेंट सप्लाई चेन्स को आपने लिंक कर दिया, कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी का किस क्वालिटी का आप प्रोडक्ट देंगे। लेकिन अब ये चीज एक्चुअल में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसमें बड़ा फर्क है इस चीज में। आपका प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस दर पे आपको उठाना है। लेकिन हो सकता है कि भाई आपने उठा लिया, आपने 100,000 किलो उठा लिया, लेकिन आपने बोला कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो किसान को जो रेट मिलना था वो नहीं मिलेगा, उससे कम रेट में उसको देना पड़ेगा, वो तो लूट गया। ये कैसे डिसाइड होगा एग्जैक्टली? अभी वाले कानून में भी ऐसे ही था कि बीच में जो है वकील होंगे, सारी चीज कागज कार्रवाई से होगी, लेकिन क्या किसान इतना पढ़ा लिखा है? क्या किसान के पास इतना टाइम है कि वो अपनी खेती छोड़कर रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए? तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के भी बहुत खतरे रहे। मध्य प्रदेश में भी ऐसा पाया गया, पैसे ले लिए, मतलब आप अनाज ले लिया, पूरा का पूरा सामान ले लिया और हाँ जी पैसे हो जाएंगे, और गायब हो गए फिर लोग लेके। यानी कि ये इंस्टीट्यूशनल चेंज तो है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को तो चेंज कर रहा है, लेकिन इसको ठीक से करने की आवश्यकता है। इससे किसान को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, स्टेट के रोल को मोर अच्छे से डिफाइन करने की आवश्यकता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक से नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है फार्मिंग में किसान पाता है कि वो बायस्ड हैं, हम पर प्रेशर है और प्राइसिंग सिस्टम को कंपनी समझाती नहीं है। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, ये बन गया आपका मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसके खिलाफ किसान खड़ा होना चाहता है। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं जिनसे मोनोपोलिक ये ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो। ये अगर नहीं हो रहा है तो आपको अच्छे एग्जांपल्स देने हैं। ओके, तो पावर एसिमेट्री हो गई। पावर एसिमेट्री किसके बीच में हो गई? उगाने वाले के बीच में और लेने वाले के बीच में पावर एसिमेट्री बन गई है। इट इज प्रोड्यूसर और बायर के बीच में हो गया। तो ये सारी चीजें हमें समझने वाली बात है। ये एक सोशल फिनोमेना भी है। ये कल्चर जो विलेज का है वो भी इससे चेंज होता है, कल्चरल फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि जिनके पास निगोशिएटिंग कैपेसिटी होगी वो तो कर लेंगे, जिनके पास, लेकिन आम किसान कैसे कर पाएगा? फिर उसके बाद जो है लार्ज फर्म्स जो है वो ऐसे ऑब्लिगेशन डाल देंगी किसानों पर,
वो नहीं पूरा कर पाएंगे। तो इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक एम्प्लॉयमेंट बूम लेके आएगा, वेज में भी बढ़ाएगा, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जब तक ही ऐसा हो पाएगा जब तक कंपनियां मैकेनाइजेशन नहीं लेके आएंगी। मैकेनाइजेशन और हार्वेस्ट की जब वो मॉडल को लेके आएंगे कि हमें तो इतना चाहिए, आप ऐसा करो किसान साहब, आप बैठो आराम से, हम मशीन से काम करते हैं, तो उसके बाद जो है चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहा है उस पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाना शुरू करोगे, बेसिक क्रॉप्स जो है आप जो है उगाना बंद कर दोगे। जहां से आज जिस क्रॉप में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा वो क्रॉप आप उगाओगे। तो ऐसा फेवरेटिज्म धीरे धीरे लार्ज स्केल लार्ज फार्मर्स को ही हेल्प करेगा, और उसके बाद अनडिजायरेबल एक तरीके से डुअल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। जब ऐसा होगा चीजें और खराब हो जाएंगी। स्मॉल फार्मर के लिए तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। बात समझ आई मेरी? हाँ आंचल जी, बात Yes, समझ sir. में आ रही है? Yes, sir. आ रही है। ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, आ रहा है अभी तो समझ में। तो किसान के पास पावर होनी चाहिए वो रिजेक्ट कर सके, किसान के पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी बात भी रख सके। क्वालिटी के नाम के ऊपर, बाकी चीजों के नाम के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड और ये सारी होती जाएगी। आप जीएम क्रॉप्स को लाने की बात करोगे, आप जो है कंपनीज भी डिसाइड करोगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं 1980s और 1990s के बाद जो हुई, तो यानी कि इसके बाद होना चाहिए था पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 1986 में एक कमेटी आई थी, झोल कमेटी, उसने उस जमाने में कहा था पंजाब में ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाने चाहिए। 1986 की बात कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हो पाया। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जब तक इंप्रूव नहीं होगा, जब तक वो क्रॉप पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा, पेप्सी पोटैटो में आ गई और बाकी भी वो कैचअप हो गया या चिल्ली हो गई, ये सब चीजें होने लगी। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं। इससे जो है फार्मिंग का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया एक तरीके से। फार्मर जो थे रिच थे, ये बड़ा लैंड था उनके पास, उन्होंने अच्छा इनपुट करने के लिए हार्वेस्ट करने में उन्होंने कोई भी अपना वो नहीं देखा, उन्होंने कहा बढ़िया है भाई, हो रहा है। तो इसीलिए फ्रूट और वेजिटेबल जो उगाया जाता है वो तो अभी बहुत कम है। और हम जानते हैं कि 1990s में फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st century and even in the second decade, suicide by the farmers had continued. Socio-economic conditions of the farmers in Marathwada region, in Punjab, in Bihar, everywhere it has worsened. इसीलिए स्कीम्स निकाली गई, कॉर्पोरेशन सेटअप किए गए, मल्टी क्रॉप मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बनाया गया। एक पंजाब में स्कीम लाई गई, मल्टी क्रॉप मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ये लाए ताकि चीजों को सुधारा जा सके। पर क्या वाकई चीजें सुधरी? सोचने की बात यह है, ऐसा नहीं हुआ। आज भी देख लीजिए क्या ऐसा हो रहा है, आप गूगल करके जाके देखो कि क्या खास हो रहा है, तो आप देखोगे कि देयर इज लॉट ऑफ नीड। हाई रीडिंग वैरायटी सीड मिल जाएंगे आपको, टेक्निकल सुपरविजन मिल जाएगा, बाई बैक ऑफ द एंटायर प्रोड्यूस बोला जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होगा भी? मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम पंजाब के अलावा एक और एग्जांपल देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर पाम ऑयल कल्टीवेशन हमें इंकरेज किया गया कि आप जो है पाम ऑयल, जो पाम ट्री है उसका उसके ऑयल को इंकरेज किया गया स्मॉल फार्मर्स की मदद करने के लिए, लेकिन उससे भी नहीं हो पाया। हम इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ईडिबल ऑयल स्पेशली। अरे हमारे यहाँ पे भी तो हो सकती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। फार्मर्स को जो लगेगा जिसमें ज्यादा पैसा है और जो वो अच्छे से कर सकते हो, जिसमें सब्सिडी मिलेगी वो चीज करेंगे वो। तो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से चीजें चलती हैं। एनजीओस का रोल भी होगा, कोऑपरेटिव्स का रोल भी होगा, लेकिन क्या हर जगह है? पंजाब में बहुत ज्यादा है? नहीं है। हरियाणा में बहुत ज्यादा है? नहीं है।
एपीएमसी का रोल है जी, मंडियों का रोल है। और एक्ट ऐसा होना चाहिए जो लीगल प्रोटेक्शन भी दे फार्मर्स को। एक्ट ऐसा होना चाहिए जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम प्रो फार्मर हो, मिडलमैन को हटाने की बात करे। लेकिन अब वो भी मिडलमैन आप किसको मानते हो, इसकी बात है। तो ये सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों ने एक नई पिक्चर पैदा की। पुअर किसान और यू कैन से मार्जिनल फार्मर्स, दे मस्ट नॉट बी डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड्स। जो लैंड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ है, लैंड का लार्ज स्केल जो मतलब ट्रांसफर हो रहा है नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, वो देखने वाली बात है। हरियाणा में ही अभी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के खरखौदा में बड़े बड़े मोटर प्लांट्स को अभी they have been permitted. So we have to see, is it only going to create opportunities for local people? Is it only going to create opportunities for employment? Or there could have been more integrated approach also. जैसा गुड़गांव का एग्जांपल लगा लीजिए, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्रों का लगा लीजिए, क्या हुआ वहां पर किसानी का, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। तो ये सारी चीजें होंगी। बिजनेस पार्क बनाने की बात करते हैं, रेजिडेंशियल और अदर रियल एस्टेट जगह, आप जगह जगह जाओ तो रियल एस्टेट के बोर्ड लगे मिलते हैं। तो कल्टीवेबल लैंड तो श्रिंक हो गया, SEZ तो वैसे भी चल नहीं पाया। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं लैंड में, लेकिन उसको छीन लेते हैं। ट्राइबल लैंड भी ऐसे ले लिए उन्होंने। इंडिया में लैंडलेसनेस बढ़ रही है। effective landless people, number of effective landless people have increased manifold. रूरल हाउसहोल्ड के पास घर भी नहीं है। NSSO का डेटा देखिए आप, रिसेंट NSSO का डेटा आप जाके देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन S&PI, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। SEZ ने मदद नहीं की, SEZ फेल हो गया। जैसे मैं चाइना में तो बहुत चला है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल पाया। मुंबई है, गुड़गांव है, झज्जर है, सब जगह बात की गई थी। रिलायंस, टाटा, पॉस्को का लैंड, उड़ीसा की केस स्टडी देखिए पॉस्को की, साउथ कोरियन जायंट था पॉस्को, उसका क्या हुआ, तो आपको देना पड़ेगा। तो इनमें जो है स्टडी की गई, बैनर्जी और गुहा साहब ने भी स्टडी की। उन्होंने भी बोला कि लैंड जो है अब आपकी किसानी के लिए नहीं, लैंड आपकी नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसा चाहे 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, सब जगह हमें ऐसा दिख रहा है, और पहले भी ऐसा हुआ है। टाटा मोटर्स के एग्जांपल देखिए। अब आप सिंगूर एजिटेशन को लेके आइए कि क्या किस्सा था, समझिए उसको। उसको देखिए आप, सिंगूर को देखिए, प्रोडक्टिविटी को देखिए, क्या हो रहा है, क्या वही लोग लोकल उसमें काम करते हैं। तो SEZ को जब हमने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मान लिया, उसको मिनिमम सर्विसेज, मिनिमम वेजेस एक्ट से भी हमने उसको फ्री कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भी हमने फ्री कर दिया, वहां पर स्ट्राइक करना भी इलीगल कर दिया, तो फिर आप देखिए क्या होगा। क्या वाकई उसके बाद वो चल पाई? क्या वाकई जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए बनी थी कि भारत में फॉरेक्स लेके आएंगी, क्या ऐसा वो ले पाई? क्योंकि उस पर टैक्सेस भी मिनिमल है, टैरिफ भी नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है, बहुत सारी ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई, लेकिन बस वो माल जो है हिंदुस्तान में ही नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला कि सिर्फ 50% लैंड जो है वो प्रोडक्टिव पर्पज से होना चाहिए, रेस्ट 50% तो डेवलपर की मर्जी से यूज होगा। प्रोडक्टिव यूज का मतलब हो गया हाउसिंग हो जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, स्कूल हो जाएंगे, गोल्फ कोर्सेज बन जाएंगे। तो एक तरीके से तो प्राइवेटाइज्ड डेवलपमेंट हो गया। जिस काम के लिए एक्चुअली में किया गया था वो तो हो नहीं पाया, चाहे IT SEZ हो चाहे बाकी हो। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया, जो बाकी बात थी उसको छोड़ के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की जगह सब कुछ हो गया। तो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर लो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। और फार्मर्स भी जो है वो, हर कोई नहीं चाहता कि फटाफट से किसानी छोड़ दे।
उनका एक इमोशनल लगाव भी है, लेकिन उनको एक्सचेंज वैल्यू सिर्फ नहीं चाहिए, उनको एक डिग्निफाइड और एक उनको पर्पसफुल पब्लिक लाइफ भी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सारे इश्यूज आज की डेट में हैं। जैसे महिंद्रा ने एक वर्ल्ड सिटी बनाई राजस्थान में, महिंद्रा ने एक वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान में बनी। ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो सरकार के पास है, और कंपनी का 90% 99 ईयर्स का लीज दे दिया उसको। 40% ऑफ लैंड को उन्होंने डेवलप कर दिया एक लाइफस्टाइल जोन की तरह। सिमिलरली एग्जांपल मैंने गुड़गांव का आपको अभी दिया ही था, उससे एग्रेरियन स्ट्रक्चर को बहुत फर्क पड़ा है। कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, लैंड ग्रैबिंग हो रही है एक तरीके से, और कॉलोनियां फैल गई। यानी एक तरीके से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी इसका एक रिजल्ट है, वो भी फर्क डालता है। तो नंबर ऑफ SEZs इन इंडिया यू हैव टू सी, कौन से वाकई काम कर रहे हैं, कौन से बिल्कुल नहीं कर रहे, और किसान जो हैं क्यों किस चीज के लिए, जैसे अभी महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा रेज किया कि हम नहीं देंगे। वेस्ट बंगाल दूसरा एग्जाम्पल है जहां पे सदियों से कोई भी इंडस्ट्रियलाइज प्रोजेक्ट्स ठीक से नहीं हुए हैं, रिहेबिलिटेशन जो डिस्पोजेस्ड का होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। तो गुहा साहब ने भी लिखा है इसके बारे में, सरकार ने भी लिखा, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि कंपनसेशन दिया तो कैसे दिया और कैसे होगा। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज की डेट में किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। अब देखिए, अगर कोल्ड स्टोरेज चेन अच्छे से आ जाती है, जैसे अब नई नई स्कीम आई है, किसान रेल भी, आप PIB पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको, किसान रेल की बात हुई है, किसान एक तरीके से हाईवेज जिस तरीके से बने हैं, और हाईवेज का जिस तरीके से GST की जो बात हुई है, उससे भी गुड्स एंड सर्विस में मूवमेंट में बहुत ज्यादा सहूलियत आई है या आ रही है। NCR रीजन के आसपास मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उससे एक तरीके का परिवर्तन आ रहा है, और उसको आपको किसान के और उनकी सोच से और उनकी प्रोडक्टिविटी से और किसान यूनियन के उससे आपको लिंक करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि भाई आखिर हो क्या रहा है। बात समझे आप मेरी? तो मैंने आपको लैंड एक्विजिशन और सारा का सारा मैंने जो है बता दिया। अब अगर इसमें एक और मुद्दा भी अगर हम लें कि डिस्प्लेसमेंट और रीसेटलमेंट में सरकार ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट और रीसेटलमेंट में किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, एग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, एग्रेरियन रिलेशन और सोशल स्ट्रक्चर। सरकार ने छोटे छोटे प्लॉट दिए हैं, हर राज्य का अलग सिस्टम चला है, हरियाणा दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है अब तो, ठीक है, ताकि उनको रहने के लिए छत, जहां किसान वहां मकान, ऐसे करके भी कुछ स्कीम आई है। तो चीजें बदली हैं, बदल रही हैं, लेकिन क्या वाकई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है? क्या वाकई लास्ट माइल कनेक्टिविटी हुई है? क्या वाकई सबको खाने को मिला है? क्या वाकई किसान फूड अश्योर्ड हुआ है? कहा जाता है जब तक किसान बेरोजगार नहीं है, जब तक उसके पास लैंड का एक जरिया है। तो हमें किसान को क्या बनाना है, किसान फूड अश्योर्ड होना चाहिए। ये फूड अश्योर्ड वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया आपके साठे साहब ने। PM गति शक्ति, बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी है एक इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ओके, हेलो, यस सर, आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हम, या धीरे तो नहीं चल रहे? मैं तो अभी तो पॉइंट बस लिख रही हूँ, बाकी फिर इसके बारे में पढ़ के हाँ? थोड़े थोड़े पॉइंट्स। क्या? सर अभी तो मतलब जो टॉपिक रिलेट करने हैं वो पॉइंट बस लिख रही हूँ मैं। समझ तो आ रहा है? हाँ जी सर। दोबारा भी सुन सकते हो, यस सर। धीरे करने का कोई लाभ नहीं है इसमें। तो इसका मतलब वही है कि अगर आप किसानों से लैंड ले लोगे तो बाकी चीजें हट जाएंगी। एक कॉन्सेप्ट है कि, एक कॉन्सेप्ट है एमिनेंट डोमेन का। जो कॉन्सेप्ट एमिनेंट डोमेन का है सोशियोलॉजी में, वो ये कहता है कि लैंड एक्विजिशन लॉ, और लैंड एक्विजिशन लॉ जो ब्रिटिश टाइम में थे और जो इंडिया में थे, वो उससे जुड़ा हुआ है। लोगों के परसेप्शन में परिवर्तन आया, और सरकार अपने
सरकार एमिनेंट डोमेन के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार प्रयोग में करती है, वो एक इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली है। कैपिटलिज्म का राइज हुआ है, ट्रांसनेशनल कैपिटलिज्म हो गया है, एफडीआई, एफआईआई सब कुछ हिंदुस्तान में आता है, आता रहा है। रिहैबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लैंड जो है वो डेवलपमेंटल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस से हमेशा से लेती गई है। कॉलोनियल टाइम में तो एक अलग ही एक पर्पस और मोटो था, लेकिन ब्रिटिश टाइम से बाद भारत के जब आजाद हुआ, अभी भी जो ये अभी हमने लैंड एक्विजिशन की बात की थी, एमिनेंट डोमेन अभी भी सरकार के हाथ में है, और सरकार जो है जनरल पब्लिक गुड के लिए लैंड को ले सकती है ओनर्स के उसको देखते हुए। ठीक है, तो किसान जब कहते हैं कि कौन होते हैं सरकार हमारी जमीन लेने वाली, तो पब्लिक गुड में, तो एमिनेंट डोमेन का मतलब जैसे अब दिल्ली में मेट्रो बनी, उसके लिए आप पब्लिक यूज के लिए आप प्राइवेट लैंड ले सकते हो। हाईवे बन रहे हैं, अभी अभी आपने पढ़ा होगा थोड़े समय पहले नोएडा ग्रीन गंगा एक्सप्रेस वे, जो लैंड गंगा एक्सप्रेस वे, या इफ आई एम नॉट रिकॉलिंग करेक्टली आप गूगल कीजिएगा, तो उस समय के एक जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन आईएएस ऑफिसर ने क्या किया, किसानों की जो लैंड थी वो पहले प्राइवेट हाथों में बिकवा दी और उनको कम पैसे दिलवा दिए, और बाद में जिन्होंने वो लैंड ली थी उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिला, तो किसान एक तरीके से चीटिड हो गए, यानी किसानों को फेयर कंपनसेशन नहीं मिला। उसके लिए भी अभी यूपी गवर्नमेंट ने कार्रवाई करनी स्टार्ट की। तो यानी सोवरेन अथॉरिटी है स्टेट की, उसका डिस्क्रिप्शन है कि पब्लिक पर्पस क्या बनता है और लेजिटिमेट राइट क्या है। आप अखबार खोलेंगे तो बहुत जगह आता है ये खेवट ऐसे करके, पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अखबार में गांव गांव का नाम, गांव के नाम के अंदर भी कौन सी जमीन कहाँ लेनी है। तो पब्लिक पर्पस, संपत साहब ने कहा कि जो सोवरेन पावर है वो डिसाइड करेगी कि पब्लिक पर्पस क्या है और प्राइवेट लैंड किस पर्पस के लिए लिए जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड, उसको लिया जा सकता है, सरकार के पास पावर है लेने के लिए, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही हो रही है, ये एक सोचने का विषय है। एमिनेंट डोमेन का यूसेज जो है मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन सबसे जुड़ा हुआ है, अर्बनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। लैंड जो है वो डेवलपमेंट के लिए देने में किसान को कोई भी उसको नुकसान नहीं है, यदि वो ठीक से किया जाए, मोस्ट फर्टाइल लैंड ना ली जाए, फेयर कंपनसेशन दिया जाए, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ग्राम सभा को जैसे मौका दिया जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, ऐसे ही किसानों का भी होना चाहिए, या किसानों का ठीक से इंप्लीमेंट होना चाहिए यदि वो वैसा है। मार्जिनल फार्मर और लेबरर्स के लिए भी कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ लैंड बैरन होती जा रही है। हम एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग मोर लैंड इनटू कल्टीवेशन, दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक पर्पस के लिए लैंड जो जाए, इट मस्ट बी डन इन ए प्रॉपर मैनर एंड टाइमली कंपनसेशन मस्ट बी गिवन। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ फोर्सफुल एक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो एक एमिनेंट डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर बेस होना चाहिए। लैंड होल्डिंग कैपेसिटीज देखनी चाहिए, लेकिन उसमें भी जुगाड़ हो जाते हैं, कहां से जाएगा, पॉलिटिकल लीडर्स डिसाइड करते हैं क्या होगा। लाल डोरा एक कॉन्सेप्ट होता है, लाल डोरा जमीन का, रैम्पेंट कमर्शलाइजेशन भी हो गया है। तो लैंड जो है वो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट उभर कर आया है। केरला जैसे स्टेट में तो लैंड है ही नहीं, वहां डेवलपमेंट होना और भी एक डिफरेंट ही डायमेंशन ले लेता है। यूपी जैसे स्टेट का अलग है। नंदीग्राम जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि वो एग्जाम्पल था, उसको अलाउ कर दिया था नंदीग्राम में सलीम ग्रुप को केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए, और SEZ था, लेकिन लोकल लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया, क्लैशेस हुए, और आप जानते हैं उसके बाद तो चीजें बदल गई बिल्कुल। तो लेबर जो है अबंडेंट है हमारे यहाँ, लैंड और कैपिटल कंस्ट्रेंट है। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, लेबर कंस्ट्रेंट है, लैंड भी थोड़ा बहुत है उनके पास, और कैपिटल तो है ही। इंडिया और चाइना में इसीलिए लेबर चीप है, हैवीली पॉपुलेटेड, और कैपिटल की हमें जरूरत है, FDI की हमें जरूरत है। ये एक मेन इशू है, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज होगी कैसे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी जैसे हो रही है, अभी टेस्ला की बात होती है, ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात होती है, इंडिया फार्मास्यूटिकल का हब बनने की बात करता है। तो हाईवे के लिए लैंड चाहिए, रेलवेज के लिए लैंड चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक
प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड चाहिए, तो वो सारी चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्री इंडिपेंडेंस टाइम में तो बातें और थी, तब जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं थे। पब्लिक वर्क उस टाइम कैनाल हो गया, इरिगेशन स्कीम्स हो गई, उसके बाद जो है रेलवे लाइंस हो गई, उसके बाद सड़कें हो गई, तो कोई लीगल प्रोविजन था ही नहीं। कौन कॉन्टेस्ट करेगा, कौन कोर्ट में जाएगा, पेमेंट दे दी, काम खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें बदली, लेकिन रूट्स तो वहीं से रह गई। जो फर्स्ट टाइम जो लैंड एक्विजिशन एक्ट इंडिया में आता है वो 1894 में आता है, और वो जो है बात की गई थी कि यूनिफॉर्मिटी हो पूरे भारत में लैंड एक्विजिशन में। कॉलोनियल पावर ने अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करने के लिए 1894 में वो कानून बना दिया। लेकिन क्या वो वाकई अभी भी सही है? क्या वो वाकई ऐसे ही आइडियाज को हमें अपनाना है? तो इंडियन लीडर्स स्पेशली आफ्टर 1920 जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, उन्होंने इसके अगेंस्ट जब आवाजें उठाई, मॉनेटरी कंपनसेशन पेड हुआ, लेकिन जो है डिस्पैरिटीज और डिस्क्रिपेंसीज चलती चली गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम के अंदर ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम एकदम से चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए कानून बनाए गए। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात करता है कि भाई मैनी क्या ऑल प्री इंडिपेंडेंस लॉज जिनको हमने खत्म नहीं किया है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी काम करेंगे। और अगर मान लो प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के, तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो जो है कॉन्फ्लिक्ट में है। आप ढूंढिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, पॉलिटी में पढ़ते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी वो चीज का खत्म होना। फिर प्रॉपर्टी का आप पढ़िएगा, लेकिन फिर बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। अनसरकारी पे वीडियोस भी आप देख सकते हैं इस बारे में। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी आज तक बनते जा रहे हैं, चीजें हो रही हैं, हर स्टेट का अपना वो है, और एजिटेशंस भी होते हैं। लेकिन हमें जरूरत है कि एक बेंचमार्क, एक मिडिल पाथ, लार्ज पॉपुलेशन जिसको फायदा हो सके उस चीज को हम करें। नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। स्टेट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो कर रहा है उसके लिए आप क्या कर रहा है, आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे। ऐसा गुहा साहब ने भी लिखा, जो नाम मैंने आपसे पहले रिपीट किए थे, साठे साहब हो गए, गुहा साहब हो गए, इन्होंने बहुत इस बारे में, जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आते हैं जो आज मुद्दे उठाते हैं, वो सारी बातें उन्होंने की। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है हिंदुस्तान में, माना, लेकिन क्या वाकई वो आउटपुट दे रहा है, ये एक सोचने की बात है। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, फेयर कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिला भी तो क्या वाकई उससे उनका वो हुआ। तो एमिनेंट डोमेन एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ मेरा आपसे ये कहना है, एमिनेंट डोमेन कॉन्सेप्ट के तहत भारत सरकार ने एक्विजिशन ऑफ लैंड की बात की, और लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आना निश्चित है, कोई ना कोई इसके ऊपर आइडिया भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आंचल जी, बात समझ में आ रही है मेरी आपको? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की जगह ना, ये कॉन्सेप्ट की जगह ये समझने की बातें हैं, इसमें लिखने का नहीं है। आप सुनिए ध्यान से दोबारा, वीडियो आपके सामने इसीलिए है, कीवर्ड्स जो मिले उनको नोट कीजिए और फ्लो में काम कीजिए। यस, ठीक है ना जी? बाकी एक कल जो है कोशिश है मेरी कि मैं एक राउंड और लगवा दूंगा, जो भी हमने बात की थोड़े फैक्ट्स और दे दूंगा, किस थिंकर ने क्या बोला वो और बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी, बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम बात करें, मान लो कि कंटेम्प्रेरी की जब हम बात करते हैं कि रूरल इंडिया आज की डेट में है क्या, क्या वही रूरल इंडिया जिसकी पिक्चर हम लेके चलते हैं? आप तो खुद रूरल इंडिया से हो, आप जब उठा के देखोगे तो रूरल इंडिया बहुत बदल गया है। यस, नॉर्थ इंडिया का विलेज बहुत बदल गया है, एग्रीकल्चर के चारों तरफ तो है, लेकिन वो भी चीजें बदल गई हैं। ये वो चार्ल्स मेटकाफ ने विलेजों को कहा था लिटिल रिपब्लिक्स, लेकिन अब तो चीजें बदल गई हैं। सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं
जजमानी सिस्टम भी जो है एक तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाई पहले था पानी लाने के लिए भी 15 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब वाटर एटीएम लग गए हैं, हैंडपंप लग गए हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने गुड़गांव जैसे शहर में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर हार्वर्ड तक के स्मॉल स्मॉल कोर्सेज कर दे हैं। वुमेन एजुकेशन को बहुत फर्क पड़ा है। जो हमने पहले कहा था, DN मजुमदार की हमने बात की थी, या CNSC दुबे साहब की हमने बात की थी, जो हमने कहा था कि भाई उन्होंने कहा, रॉबर्ट रेडफील्ड की मैंने बात की थी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। तो वो जमाने अब बीत गए हैं। बुक व्यू और फील्ड व्यू की हमने बात की थी। तो आपको जो आज की डेट में जो किसान हो कर रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का जो किसान है, वो देखना पड़ेगा। अब ऐसे भी गांव है हमारे यहाँ, शनि शिंगापुरा है, शनि शिंगनापुरा जो गांव है उसके अंदर कोई ताला ही नहीं लगाता, कोई दरवाजे ही नहीं, किसी भी घर में कोई फ्रेम ही नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल है। रूरल क्रेडिट कितने कितने किसानों को मिला, ये आप देखो। किसान क्रेडिट कार्ड कितनों को मिला। उसके बाद जो है फीमेल का देखिए आप, उसके बाद ये देखिए जो बड़े बड़े गांव हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा गांव तो यूपी में ही है। भारत का सबसे बड़ा गांव यूपी उसमें है, उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए उसको। तो वो देखिए कि उस प्रकार वो रह कैसे रहा है। रोल वुमेन का चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है पंचायती राज ने रोल चेंज किया, उज्ज्वला स्कीम ने भी रोल चेंज किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने भी रोल चेंज किया। उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो रही है, विलेज पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है। व्हाट्सएप जा रहा है, गूगल और यूट्यूब है, चीजें बदल रही हैं, पंचायत बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, टेलीमेडिसिन भी आ गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी वहां पर है, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होने लगी है। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने चीजें चेंज कर दी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं, थोड़े थोड़े स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं जो खेती और उसके लिए मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, गूगल काम कर रहा है, अमेजन काम कर रहा है, आप समझे। लेकिन अच्छा, हर घर पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन प्रॉब्लम भी है, मैल न्यूट्रिशन है, मैटरनल मोर्टिलिटी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी है, डायग्नोस्टिक सेंटर हर जगह है लेकिन चलते नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो चेंज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन हुई नहीं है। क्या आप खुद से अंदाजा लगाइए और वो चीजें लेके आइए। कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या है गाँव की, प्लस लेके आइए और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको दिखाना है, नेगेटिव में दिखाना ही नहीं है। चैलेंजेस को सॉल्यूशन से जोड़ना है मैडम। बात समझ में आई? यस सर। ये नहीं कहना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। पति सरपंच जो कॉन्सेप्ट है वो भी हट रहा है। अब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी वापस गांव में जाके जीरो से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पहुंच रहे हैं। ICDS है, PDS है, उसके बाद आंगनवाड़ी का रोल है। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। शांता सिन्हा मैं मिला हूं उनसे, NCPCR की चेयरमैन थी वो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन जैसे रोल है। वंदना खुल्लर एक और राइटर रही हैं, उन्होंने भी लिखा है। दीपा सिन्हा ने भी लिखा है, और बरुआ जी ने भी लिखा है, वाणी बरुआ। इन्होंने बताया है कि ICDS प्रोग्राम अच्छा है लेकिन उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। बच्चों को मिड डे मील स्कीम गांव के लिए चला है, नमक और रोटी देने का प्रोविजन तो नहीं है ना। तो सही चीजों की बात उठी है। SC STs के लिए भी बात की गई है कि उनको भी पूरा का पूरा मदद किया जाए, उनको भी मतलब जो है लिया जाए। और आप देखो एक और कॉन्सेप्ट जो NDA गवर्नमेंट लेके आई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नीति आयोग के बहुत सारे रोल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था, उसके बाद हम आगे आ गए ना उससे अब तो। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है वो भी किया गया है, हर आदमी का इंश्योरेंस करने की बात की गई है। फिर अब तो लेबर कोड भी चेंज हो गया है, 4 लेबर कोड आए हैं आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ देखना पड़ेगा MNREGA, मनरेगा। यस सर। प्रकार से गांवों के स्थिति को रोकने में, बदतर बनाने से हटने में मदद की है। बेसिकली दैट्स व्हाट आई वांट टू से। स्टेट GDP और हमें पॉवर्टी को भी साथ में देखना पड़ेगा।
हाँ, अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बीजेपी है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका रोल कैसे है, लोग अवेयर हो गए। पंजाब का एग्जांपल दीजिए आप, कैसे पंजाब ने एक पॉलिटिकल पार्टी को अभी दिया है, पीआरआईज का रोल क्या है, उन पे आपको 2-3 स्कॉलर्स के नाम भी देने पड़ेंगे कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, लेकिन कुछ प्लस है कुछ माइनस है। जैसे किसी का भी नाम वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी असली नाम हो तो ज्यादा फर्क पड़ता है। राघवेंद्र चट्टोपाध्याय ने इस बारे में बात की। फिर एक जो है बात की आपको पार्थसारथी बैनर्जी ने बात की। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जीएस का कवर हो रहा है एक तरीके से सारा का सारा, क्यों? यस सर। तो आप देखिए थोड़ा सा और लोकल इनिशिएटिव्स को देखिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लीजिए 2-4, कैसे कोरोना में किया, कैसे बाकी बीमारी रोकने के लिए करते हैं, कैसे फीमेल के लिए करते हैं, तो फिर हम इसमें आगे बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा सोशल स्ट्रक्चर एक बार करवा दिया है। अब रह जाता है इसका एक ओवरव्यू लेना, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है। ठीक है ना? बोलो कोई क्वेश्चन है तो। बोलिए सर बोलिए। इसमें तो मतलब हमें मल्टीपल अप्रोचेस से करना पड़ेगा, हाँ मतलब जो भाई, हम जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज एक फैक्टर है किसानों के लिए, कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर एक है, लैंड रिफॉर्म मैंने बताया, माइग्रेशन मैंने बात की, मार्केटाइजेशन ऑफ लैंड मैंने बात की, स्टेट इंटरवेंशन की मैंने बात की, पॉलिटिसाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की भी मैंने बात की, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की भी मैंने बात की, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे है, प्लस है माइनस है, वो भी हमने बात की, अर्बनाइजेशन की हमने बात कर ली, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात हम कर ही रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के आइडियाज कैसे हो रहे हैं, गांव को चेंज हुआ हमें देखना पड़ेगा। जैसे जीएम क्रॉप्स हैं, और वंदना शिवा एक नाम है। ठीक है, हाँ मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक मारिया रूटन ने अपने उसमें लिखा कि भाई अर्बनाइजेशन से फायदा हुआ है, उन्होंने उसके बाद तो कर पहले की किताब है, लेकिन अब तो और भी और ज्यादा हमें कंटेम्प्रेरी एग्जांपल हमें लेने चाहिए, फ्लिपकार्ट और हमें स्नैपडील के एग्जांपल लेने चाहिए, हमें न्यूज़पेपर से एग्जांपल उठाने ना कि पुराने एग्जांपल चाहिए, तब हमारा आंसर अपने आप में हो जाएगा। डैनियल थॉर्नर का हमने बात की ऑलरेडी, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन हमने पूरा कर दिया, कल ही हमने सारी चीज पढ़ ली थी वो तो।